इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम है एसी जनरेटर। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो प्रोडक्शन होता है इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो लेट अस अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। इट्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता क्या है? तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो एसी जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। प्रिंसिपल, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कॉइल ऑफ वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कोई कॉइल है वायर का, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल चेंज। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल चेंज. And because of change in magnetic flux, EMF is induced in the coil and induced EMF causes current. तो करंट भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगा and that current can be used for variety of purposes. तो this phenomenon is called electromagnetic induction. और इसी प्रिंसिपल पे ये AC जनरेटर वर्क करेगा, कॉइल रोटेटिंग इन a uniform magnetic field. Now let us come to the construction of AC generator. This is diagram of AC generator. ये AC generator का diagram है. This AC generator consists of 4 main parts. इसके 4 main parts हैं. And these parts are mentioned over here. First part is field magnet. सेकेंड पार्ट इज आर्मेचर या आर्मेचर कॉइल जिसको बोलेंगे. थर्ड पार्ट इज स्लिप रिंग्स एंड फोर्थ पार्ट इज ब्रशेस. तो फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, ये होंगे 4 पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर. फर्स्ट पार्ट देखेंगे फील्ड मैग्नेट. तो फील्ड मैग्नेट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट. ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा और इट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट. या तो ये परमानेंट मैग्नेट होगा या तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, हैविंग 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बट ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होंगे उनके शेप होंगे सिलेंड्रिकली कॉन्केव. तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ आर सिलेंड्रिकली कॉन्केव. कुछ इस शेप में होंगे, सिलेंड्रिकली कॉन्केव लाइक दिस. तो कॉन्केव नॉर्थ एंड कॉन्केव साउथ ऐसे होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सिलेंड्रिकली कॉन्केव. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसी जनरेटर, फील्ड मैग्नेट. ये एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, हैविंग 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड उनका शेप कैसे होगा, सिलेंड्रिकली कॉन्केव. और जो सेकंड पार्ट है आर्मेचर कॉइल, ये कॉइल जो है ना आर्मेचर कॉइल, ये इन 2 मैग्नेट के बीच में होगा, मैग्नेटिक पोल के बीच में होगा. तो आर्मेचर कॉइल विल रोटेट बिटवीन दीज 2 पोल्स. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ एसी जनरेटर इज आर्मेचर कॉइल. Armature coil consists of rectangular coil PQRS. Rectangular coil PQRS, ये एक rectangular coil होगा
which is made up of, which is having large number of turns of insulated copper wires. The armature coil is a rectangular coil PQRS having large number of turns. कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड कॉपर वायर इज वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर। का मतलब जो कॉपर वायर है इसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर वाउंड किया गया है एंड दिस वायर विल हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस आर्मेचर कॉइल is free to rotate between these two poles, north pole and south pole. Direction of magnetic field will be from north pole to south pole. और आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेंगे by some external phenomena. का मतलब इस कॉइल को हम लोग किसी वे में रोटेट करेंगे एंड जैसे कॉइल रोटेट करेगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉइल को रोटेट करने के लिए वी हैव टू स्पेंड मैकेनिकल energy. Third part of this device is slip rings. तो ये जो मैंने cylindrical shape draw किया है, these are slip rings. We call them as R1 and R2. तो slip rings are connected to the armature coil. का मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आर्मेचर कॉइल का वन एंड इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट हुआ है R1 के साथ और इस कॉइल का जो दूसरा एंड है ये स्लिप रिंग R2 के साथ कनेक्ट हुआ है। देखो तो आर्मेचर कॉइल PQRS के दो एंड इन रिंग्स के साथ कनेक्टेड हुए हैं। ये कॉइल का फर्स्ट एंड है, ये कॉइल का सेकंड एंड है एंड जैसे कॉइल रोटेट करेगा ये स्लिप रिंग भी कॉइल के साथ रोटेट करेंगे। तो स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर कॉइल। So two ends of the armature coil are connected to the two brass slip rings. ये rings होंगे brass material के, इनको हमने लेवल किया R1 R2 and these rings rotate along with the coil. ये जो rings है R1 R2 ये coil के साथ rotate करेंगे। Last part is brushes, जहाँ पे डायग्राम में B1 और B2, तो ये brushes होंगे B1 B2। Now two कार्बन ब्रशेस का मतलब ये जो ब्रशेस होंगे ये कार्बन मेटल से बनेंगे। समटाइम्स ग्राफाइट भी यूज होता है, आइदर कार्बन या ग्राफाइट। तो टू कार्बन ब्रशेस आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। ये जो कार्बन ब्रशेस है ये स्लिप रिंग के अगेंस्ट में ऐसे प्रेस करके रखे हैं एंड कार्बन ब्रशेस आर फिक्स्ड, दे आर नॉट मूवेबल। They are pressed against the slip rings, but carbon brushes fixed होंगे। का मतलब यहां पे रोटेटिंग पार्ट क्या होगा? रोटेटिंग पार्ट होगा आर्मेचर कॉइल एंड स्लिप रिंग्स। तो इस डिवाइस में ये जो रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है और ये जो रिंग्स है ये रोटेट करेंगे बट कार्बन ब्रशेस विल रिमेन फिक्स्ड एंड बिकॉज ऑफ कार्बन ब्रशेस ये जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दिस डिवाइस विल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस दैट इंड्यूस करंट कैन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। सपोज ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया, तो दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज लोड। इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन कनेक्ट वन बल्ब आल्सो, एक छोटा बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो कार्बन ब्रशेस की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर that will flow through the external circuit। ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस R है और इस R को बोला गया है लोड रेजिस्टेंस। तो कार्बन ब्रशेस एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन कॉइल एंड द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अभी इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे इसका वर्किंग कि ये जो कॉइल है जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दैट विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने एसी जनरेटर का प्रिंसिपल स्टडी किया और उसका कंस्ट्रक्शन स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट होगा उसका वर्किंग एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टार्ट विद द वर्किंग पार्ट ऑफ एसी जनरेटर। टू अंडरस्टैंड वर्किंग एंड वर्किंग पार्ट में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो आर्मेचर कॉइल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा
एंड दैट ईएमएफ कॉजेस करंट, तो करंट विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट जो मैंने ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस आर वाला. तो अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड फॉर द डेरिवेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने यहां पे एक अलग व्यू ड्रॉ किया आर्मेचर कॉइल का. तो दिस डायग्राम इज ओनली फॉर द डेरिवेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सबसे पहले दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. लेट बी विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां मैंने कॉइल का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, का मतलब कॉइल तो रेक्टेंगुलर है ना, लाइक दिस. तो कॉइल तो रेक्टेंगुलर है हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. तो मैंने कॉइल का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया लाइक दिस, और ये होगा कॉइल का प्लेन. दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल और ये उसका इनिशियल पोजीशन है रोटेशन शुरू होने से पहले. तो PQ इज द इनिशियल पोजीशन. Let n be the number of turns of the coil. Let A be the face area of the coil. अगर rectangular coil होगा तो area होगा length into breadth. अगर square shape coil होगा तो area होगा side square. Then B होगा magnetic field and omega होगा angular velocity with which the coil rotate. Because जैसे हम लोग coil को rotate करेंगे उसका plane भी ऐसे rotate करेगा like this. तो ऐसे कॉइल फास्ट रोटेट करेगा विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल्स रोटेशन. नाउ ए बार इज द एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर हमको पता है इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ए वेक्टर इज एरिया वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो इनिशियली कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर बी वेक्टर को पैरेलल है. का मतलब इस पोजीशन में एंगल थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0. सो थीटा होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल. नॉर्मल टू द कॉइल का मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. तो ये हो गया 0 डिग्री पोजीशन. फिर ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां पे आ गया. तो यहां पे कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो गया. तो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर. एरिया वेक्टर यहां पे आएगा, है ना. अगर कॉइल इस तरफ आएगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा. तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर बिकम्स 90 डिग्री. तो when plane of the coil is parallel to magnetic field, theta is 90 degree. फिर coil इस पोजीशन में आ गया, theta becomes 180. फिर coil यहां पे आएगा, theta becomes 270 एंड ये होगा coil का एक रोटेशन. तो coil का एक रोटेशन कुछ इस तरह होगा. यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, वन रोटेशन एंड फिर coil का सेकंड रोटेशन एंड ऐसे कॉइल रोटेट करें. ओके, नाउ ये होगा कॉइल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन आफ्टर टाइम टी. का मतलब कॉइल अगर यहां से रोटेट करना शुरू कर रहा है तो एक सर्टेन इंस्टेंट टी के बाद कॉइल यहां पे आ गया. तो कॉइल के प्लेन ने जितना एंगल कवर किया होगा उतना ही एंगल एरिया वेक्टर भी कवर करेगा. तो एंगल कवर्ड बाय द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड एंगल कवर्ड बाय द एरिया वेक्टर इज सेम. तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो जितना एंगल कॉइल का प्लेन कवर करेगा उतना ही एंगल एरिया वेक्टर भी कवर करेगा. रिमेंबर थीटा जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में जो थीटा होता है, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, दैट इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट. सबसे पहले वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. Instantaneous magnetic flux linked with the coil का फॉर्मूला होगा phi equals to NBA cos theta. यह हमको पता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स NBA cos theta. यहाँ पे N stands for number of turns of the copper wire in an armature. B is magnetic field due to the cylindrical field magnet. ये होगा face area of one turn and theta होगा angle between the area vector and B vector.
अभी इस थीटा को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. बाय डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओमेगा होता है थीटा बाय टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो फिर थीटा होगा ओमेगा इंटू टी. तो सिंस ओमेगा इज थीटा बाय टी, थीटा बिकम्स ओमेगा टी. तो अभी हम लोग एंगल थीटा को लिखेंगे ओमेगा टी. वी पुट एंगल थीटा इज ओमेगा टी. तो फिर हमको आगे सब फॉर्मूला में ओमेगा टी नजर आएगा. बट रिमेंबर ये जो ओमेगा टी है ये थीटा है, एंगल कवर्ड बाय द आर्मेचर कॉइल, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम. फिर इस फ्लक्स को अगर डिफरेंशिएट किया तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज माइनस ऑफ डी फाई बाय डी. माइनस साइंस फॉर डायरेक्शन पर्पस. तो E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. तो अभी फाई का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो बी माइनस ऑफ डी बाई डी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी. नाउ सिंस एन बी ए ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, इसको हम लोग डेरिवेटिव के बाहर ट्रांसफर करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन एन बी ए आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी. डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी होगा ओमेगा. तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. फिर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस. तो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. रिमेंबर ओमेगा टी क्या है? एंगल थीटा है. एंगल थीटा को मैंने ओमेगा टी रिप्लेस किया. तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल. ये होगा फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ एसी जनरेटर. तो जो कॉइल था PQRS जो मैंने कंस्ट्रक्शन में देखा था, अगर वो आर्मेचर कॉइल PQRS मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये उसका फॉर्मूला है. तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल. तो अगर कोई कॉइल, इस बच्चों इस फॉर्मूला को याद रखो, अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसका फॉर्मूला है E equals to N B A omega sin omega t. But since N B A and omega all the four terms are constant, इन चारों कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे E0 से. तो let us assume E0 to be equal to N B A omega, and therefore our final formula for induced EMF in a rotating coil is E equals to E0 sin omega t. E equals to E0 sin omega t, where E0 is constant whose value is N B A omega. Further, omega angular velocity can be expressed as 2 pi f. अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो f होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. बिकॉज अगर एक कॉइल रोटेट करेगा तो उसका एक रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में या हर्ट्ज में. फ्रीक्वेंसी का यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड या हर्ट्ज. तो मैंने ओमेगा को एक्सप्रेस किया 2 बाय f. तो ये जो कांस्टेंट E0 है जिसका फॉर्मूला NBA ओमेगा होता है या NBA 2 बाय f होता है, बिकॉज मैंने ओमेगा को लिखा 2 बाय f. दिस E0 इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू या पिक वैल्यू ऑफ EMF. तो मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस EMF, दिस E स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस EMF. इट इज EMF एट एन इंस्टेंट. तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? E0. तो ये जो E0 है उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो ये होगा डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल. ये होगा फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी. इसमें जो E है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मतलब ये होगा ईएमएफ का वैल्यू एट एनी इंस्टेंट t.
इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और करीब से देखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन इन मोर डिटेल. E होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये होगा ईएमएफ का वैल्यू एट एनी इंस्टेंट t. ये जो E0 है वो कांस्टेंट है, और ये जो E0 है ये इस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है. Therefore E0 is called maximum EMF या पीक वैल्यू ऑफ EMF. और EMF का वैल्यू में साइन फंक्शन है, इट इज साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी क्या है? एंगल है. ओमेगा टी अगर साइन के बाद है तो कॉमन सेंस से ये एंगल ही होगा. तो जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, जैसे आर्मेचर कॉइल, एसी जनरेटर का आर्मेचर कॉइल जैसे रोटेट करेगा, एंगल थीटा चेंज होगा. और थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी. यही तो थीटा है, यही तो थीटा है. तो इसका मतलब जैसे कॉइल रोटेट करेगा थीटा का वैल्यू चेंज होगा. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. 1 रिवॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा. रेडियन में लिखेंगे तो 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2π, and then start the second revolution and so on. So during the rotation of the armature coil, value of theta changes continuously. If theta changes continuously, sine value changes continuously. And if sine value changes continuously, EMF will also change continuously. इसका मतलब आर्मेचर कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है. EMF induced in the rotating armature coil is not constant. It varies sinusoidally. साइन फंक्शन है तो उसको बोलेंगे साइन्यूसॉइडली. तो EMF का वैल्यू चेंज होता है साइन्यूसॉइडली बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ साइन. तो ये वैल्यू चेंज होगा, EMF भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा. So this EMF is not constant, it is varying between positive and negative value because sine value can be positive also and negative also. देखो अगर एंगल 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, when angle is 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दो एंगल के लिए कॉइल का प्लेन शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो whenever आर्मेचर कॉइल का प्लेन ऐसे होगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज आइदर 90 और 270. साइन 90 होता है +1, साइन 270 होता है -1. इसका मतलब इन दो एंगल के लिए साइन ओमेगा टी होगा प्लस और -1, एंड दोनों मैक्सिमम है, +1 एंड मैक्सिमम. तो प्लस और -1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी. +1 on the positive side and -1 on the negative side. तो sin omega t is maximum when theta is either 90 or 270. एंड जब ये होगा मैक्सिमम, EMF भी होगा मैक्सिमम. तो EMF कितना होगा? ये वैल्यू प्लस और -1 डाल दो यहां पे. तो प्लस और -1 इंटू E0 becomes प्लस और -E0. इसका मतलब ये जो EMF होगा इंस्टेंटेनियस EMF, उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस E0 हो सकता है या -E0 होगा. मैग्नीट्यूड कितना होगा? E0. प्लस और माइनस तो डायरेक्शन के लिए है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल इज प्लस और माइनस E0. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E0? NBA ओमेगा. E0 का फॉर्मूला NBA ओमेगा. वी कैन राइट ओमेगा एज 2πf in terms of frequency. तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम EMF. Now, अगर आर्मेचर कॉइल को लोड रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है, वी हैव डन दिस इन द कंस्ट्रक्शन आल्सो. हमने आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस में एक लोड रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया था, एक्सटर्नल सर्किट. तो अगर लोड रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, तो उस एक्सटर्नल सर्किट में करंट I फ्लो करेगा. तो करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा उस करंट का फॉर्मूला होगा E/R, ओम्स लॉ. तो induced current flowing in the external circuit is E/R. Then I substitute E का वैल्यू. E कितना है? E0 sin ओमेगा t. तो E को लिखा E0 sin ओमेगा t डिवाइड बाय R. R होगा रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट. E0 एंड R दोनों कांस्टेंट है, तो इसको रिप्लेस किया I0 से, बिकॉज E/R तो करंट होगा, तो ये रेशियो करंट होना चाहिए, तो इसको लिखा I0. तो वी गेट I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t.
इसका मतलब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा I जीरो साइन ओमेगा टी. दिस इज इंड्यूस्ड करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R. I इक्वल्स टू I जीरो साइन ओमेगा टी. देखो इस करंट का फॉर्मूला इसके जैसे ही है, E इक्वल्स टू E जीरो साइन ओमेगा टी. यहां पे I इक्वल्स टू I जीरो साइन ओमेगा टी. तो अगर E है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट एनी इंस्टेंट t. जहां पे E0 है मैक्सिमम ईएमएफ, यहां पे I0 का मैक्सिमम करंट, सो कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट. यहां पे भी साइन ओमेगा टी, यहां पे भी साइन ओमेगा टी. तो ये जो मैक्सिमम करंट होगा या पीक करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? E0 by R. व्हाट इज I0? E0 by R, where E0 is peak value of EMF and R is resistance of the circuit. इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इंड्यूस करंट. अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे विथ एंगल और विथ टाइम. तो लेट अस नाउ सी द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ग्राफिकली. इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लेट अस नाउ show the variation of induced EMF of AC generator graphically. अब हम लोग induced EMF का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है उस पे मैंने कॉइल के रोटेशंस को ड्रॉ किया, आर्मेचर कॉइल PQRS. तो ये कॉइल के अलग अलग पोजीशंस होंगे और कॉइल अगर यहां से रोटेट करना शुरू कर रहा है तो यहां पे उसका वन रोटेशन कंप्लीट होगा. तो यहां से यहां तक कॉइल का एक रिवॉल्यूशन हो गया एंड कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये नॉर्थ पोल है फील्ड मैग्नेट का, ये साउथ पोल है और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, तो कॉइल के अलग अलग पोजीशंस में कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये उसका ग्राफ होगा. तो ईएमएफ को लिया है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन टेक एंगल थीटा, बट थीटा होता है ओमेगा टी. तो आप x एक्सिस पे या तो एंगल ले सकते हो या तो टाइम की वैल्यू ले सकते हो. यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस. मैंने दोनों लिए, बट आप एंगल या टाइम इसमें से कोई एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हो. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाई एक्सिस पे होगा और एंगल और टाइम होगा एक्स एक्सिस पे. यू कैन टेक एनी वन. और ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव वेरी कर रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये जीरो लेवल होगा, का मतलब ओरिजिन होगा. एंड ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? प्लस और माइनस E0. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्लस और माइनस E0. तो ये होगा पॉजिटिव मैक्सिमम, ये होगा नेगेटिव मैक्सिमम. प्लस E0 इज पॉजिटिव मैक्सिमम एंड माइनस E0 इज नेगेटिव मैक्सिमम. ये मैंने प्लस E0 और माइनस E0 के लेवल ड्रॉ किए. फिर एक्स एक्सिस पे अगर मैंने एंगल चूज किया तो एंगल 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, कंप्लीशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन. तो एक रिवॉल्यूशन में ये जो आर्मेचर कॉइल है ये 360 डिग्री कवर करेगा, का मतलब 2 पाई रेडियंस कवर करेगा. यहां से शुरू करें तो एंगल 0, 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन, 270 degree that is 3 pi by 2 radian and this is 360 degree which is equal to 2 pi radian. And अगर ये वैल्यूज टाइम के फॉर्म में लिखने हैं तो यहां पे टाइम होगा 0, यहां पे टाइम होगा t by 4 where capital T is time period. Time period is time taken for one revolution. तो यहां से अगर शुरू करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन के बाद टाइम t होगा, कैपिटल T is time period, it is time taken for one revolution. तो 0, t by 4, t by 2, 3t by 4 and t, that is time period t. This is completion of one revolution. उसके बाद कॉइल का सेकंड रिवॉल्यूशन शुरू होगा. बट हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो एक रिवॉल्यूशन का ड्रॉ कर रहे हैं. लुक एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कॉइल.
चलो हम लोग इसको कॉइल मान लेते हैं, दिस इज कॉइल पी क्यू आर एस, ये अपना आर्मेचर कॉइल है। इसको देखो मैंने ऐसे लेबल किया, पी क्यू आर एस, ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस, और ये कॉइल का प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, हमको इस बात पे फोकस करना है, ये अपना पी क्यू है, साइड पी क्यू है, और ये आर एस है, हम लोग पी क्यू पे फोकस करेंगे। तो पहले जो फिगर है उसमें कॉइल ऐसे रखा है, ये पी क्यू है, दिस साइड इज पी क्यू, तो कॉइल का प्लेन ऐसे है, इसका मतलब कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे एंगल कितना हो गया, 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t, ये फॉर्मूला था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। तो यहां पे एंगल कितना है, 0, ओमेगा t का मतलब एंगल थीटा, तो यहां पे एंगल 0 है, साइन 0 होता है 0, तो ईएमएफ कितना होगा, 0। तो स्टार्टिंग में कॉइल का रोटेशन शुरू नहीं हुआ है, तो ईएमएफ 0 होगा, इसके लिए व्हेन थीटा इज 0 ईएमएफ इज 0। ग्राफ यहां से शुरू हुआ, व्हेन एंगल थीटा इज 0 ईएमएफ इज 0, मतलब कॉइल ऐसे था। फिर कॉइल ने 1/4 रिवॉल्यूशन किया, फिर कॉइल ने 1/4 रिवॉल्यूशन किया, कॉइल ऐसे आ गया, इसका मतलब ये जो PQ था वो यहां पे आ गया अभी, है ना, PQ पहले इधर था ना, अभी ये हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन ऐसे, तो दिस इज PQRS। अभी देखो कॉइल का प्लेन कैसे है, अभी जो कॉइल का प्लेन है वो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। तो पहले डायग्राम में कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर था, देखो अभी सेकेंड फिगर में कॉइल का प्लेन पैरेलल हो गया, बिकॉज कॉइल टर्न्स थ्रू क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4। ठीक है, तो यहां पे कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो गया, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, है ना, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब यहां पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो व्हेन प्लेन इज पैरेलल एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, थीटा होगा 90 का मतलब ओमेगा टी, ये भी थीटा है ना, तो ये 90 हो गया, sin 90 1 हो गया, ईएमएफ कितना हो गया, E0, तो ईएमएफ हो गया E0। इसका मतलब जब भी कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा था ईएमएफ का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। When coil was moving from this position to this position, जैसे कॉइल रोटेट कर रहा था EMF was increasing from 0 to E0, तो यहां पे EMF E0 तक आ गया, का मतलब from 0 to 90 डिग्री EMF increases from 0 to E0, और टाइम कितना लगा, T/4, because this is 1/4 of the revolution। अभी कॉइल और 1/4 आगे जाएगा, है ना, कॉइल अभी और 1/4 आगे जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, अभी कॉइल ऐसे आएगा, है ना, यहां से कॉइल ऐसे आ गया, तो यहां पर देखो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, बट अभी एरिया वेक्टर जो पहले इस तरफ था, है ना, पहले केस में एरिया वेक्टर इस तरफ था, तो अगर कॉइल 180 टर्न करेगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, तो नाउ एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर बिकम्स 180 डिग्री, तो इस पोजीशन में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अभी PQ यहां पे आएगा, देखो पहले PQ इस तरफ था, अंदर था, अभी PQ बाहर आ गया, देखो, तो थीटा 180 हो गया, थीटा 180 का मतलब एंगल ओमेगा टी 180, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 होता है 0, तो ईएमएफ हो गया 0। इसका मतलब 90 से 180 के रोटेशन में ईएमएफ E0 से 0 तक आ गया, देखो यहां से यहां तक, है ना, ये हो गया ईएमएफ का वेरिएशन। फिर कॉइल जो है ना यहां से और आगे टर्न करेगा, तो पहले कॉइल यहां पे था, है ना, 180 के लिए, अभी कॉइल ऐसे हो गया, वापस कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो गया, तो व्हेन प्लेन इज पैरेलल, अभी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ चला गया, अभी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ चला गया, तो एंगल कितना हो गया, 270। अगर एंगल 270 होगा तो साइन 270 होता है -1, एंड साइन 270 अगर -1 होगा तो ईएमएफ कितना होगा, -E0, का मतलब 180 से 270 तक ईएमएफ
0 से माइनस E0 इंक्रीज हो रहा था। तो भाई देखो ईएमएफ ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, का मतलब 0 से पाई तक ईएमएफ पॉजिटिव था, है ना, यहां से यहां तक ईएमएफ पॉजिटिव था, इसके बाद ईएमएफ निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब ईएमएफ ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो यहां पे ईएमएफ कितना होगा, माइनस E0, ये भी मैक्सिमम होगा। अभी कॉइल और आगे टर्न करेगा, कितना टर्न करेगा, 1/4, ये हो गया कॉइल का 1/4 रिवॉल्यूशन। तो कॉइल का इनिशियल पोजीशन और कॉइल का फाइनल पोजीशन देखो सेम हो गया, बिकॉज कॉइल ने अपना एक रिवॉल्यूशन खत्म किया। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन देखो सेम हो गया, बिकॉज दिस इज कंप्लीशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन। तो यहां पे एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, एंगल 360, तो साइन 360 कितना होता है, साइन 360 0 होता है। तो अगर ये 0 होगा तो ईएमएफ भी 0 होगा, का मतलब 270 से 360 ईएमएफ माइनस E0 से 0 तक इंक्रीज होगा। तो ये होगा कॉइल का एक रिवॉल्यूशन और ये हो गया ईएमएफ का एक साइकिल। कॉइल का एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, ईएमएफ का एक साइकिल पूरा हो गया। दिस इज वन साइकिल ऑफ ईएमएफ। एक साइकिल में ईएमएफ आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है। इट इज हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव, एंड आफ्टर हाफ साइकिल ईएमएफ विल चेंज इट्स पोलैरिटी, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिस इज हाउ ईएमएफ चेंजेस अलोंग विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल। हमने यहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। तो ये था कॉइल का इनिशियल पोजीशन, फिर कॉइल 90 डिग्री टर्न हुआ, फिर कॉइल 180 डिग्री टर्न हुआ, फिर कॉइल 270 डिग्री टर्न हुआ, फिर कॉइल 360 डिग्री टर्न हुआ, है ना। यहां से शुरू किया था। तो 0, 90, 180, 270 and 360. And during one revolution, EMF changes from 0 to E0, E0 to 0, 0 to minus E0 and वापस 0. देखो कौन से एंगल के लिए EMF मैक्सिमम है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा EMF इज मैक्सिमम। EMF मैक्सिमम यहां पे हो रहा है और EMF मैक्सिमम यहां पे हो रहा है, प्लस E0 and minus E0 both are maximum. So when angle is 90 degree and when angle is 270 degree, 90 और 270 का मतलब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, इन दो एंगल के लिए EMF हो रहा है मैक्सिमम, प्लस E0 एंड माइनस E0। एंड फॉर रिमेनिंग एंगल वैल्यू ऑफ EMF इज 0, का मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तीनों वैल्यू के लिए ईएमएफ हो गया 0। और ईएमएफ के फॉर्मूला में साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, इसके लिए ये जो ग्राफ है वो साइन कर्व हो गया। दिस ग्राफ इज कॉल्ड साइन कर्व। तो जब ये फॉर्मूला में साइन होगा तो ग्राफ तो साइन कर्व में आना चाहिए, एंड हमको पता है साइन कर्व स्टार्ट्स विद 0। तो ये हो गया साइनोसॉइडल कर्व, का मतलब ये साइन वेव हो गया। दिस इज साइन कर्व बिकॉज ईएमएफ का फॉर्मूला साइन फंक्शन में होता है। तो ये होगा वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्राफिकली। लेट अस सॉल्व NCERT solved example 6.11. It is based on AC generator. AC generator का जो induced EMF का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। Let us first read out the example and then we'll solve the example. Simple example है। NCERT solved example 6.11, page number 226, on page number 226. Okay. क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे है, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल। कमला एक स्टेशनरी बाइसिकल को पेडलिंग कर रही है। द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू अ 100 टर्न कॉइल of area 0.10 meter square. Pedals of bicycle are attached to a coil. That coil has 100 turns and each of area 0.10 meter square.
The coil rotates at half a revolution per second, and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Magnetic field 0.01 Tesla है, perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? Coil rotate कर रहा है because of the pedaling of the bicycle. Because pedal are attached to the coil. तो उस कॉइल में मैक्सिमम वोल्टेज कितना जनरेट होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. मैक्सिमम वोल्टेज को हमने डिनोट किया था बाय सिंबल E0. तो वी वांट टू कैलकुलेट E0, मैक्सिमम वोल्टेज E0. सबसे पहले डेटा को सॉर्ट आउट करेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बट रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज हर्ट्ज, and magnetic field here 0.01 Tesla. We want to find maximum voltage, that is E0. Maximum voltage generated in a rotating coil का formula था E is equal to NBA omega. This is the formula for maximum voltage generated in the coil. Omega, angular velocity, can be expressed in terms of frequency. Because हमको omega नहीं दिया है, we are given frequency. तो we express omega, angular velocity, in terms of frequency. तो in terms of frequency, omega का formula 2 by f. Then substitute the values. Number of turns 100, magnetic field 0.01, area 0.10, 2 pi और frequency 0.5. इसको सिंप्लीफाई करते चलो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले 100 and 0.01 का प्रोडक्ट 1 होगा. 100 into 0.01 is 1. Similarly 2 into 0.5 भी 1 होगा. तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो गया, तो भी उसको मैंने कैंसिल कर दिया. तो इट इज 0.1 into 3.14, दैट इज 0.314 वोल्ट. तो मैक्सिमम वोल्टेज का आंसर क्या हो गया? मैक्सिमम वोल्टेज का आंसर हो गया 0.314 वोल्ट. तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था. तो दिस इज एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6.11.